कोई रह रहा है आपका क्वेश्चन? हाँ, बातें बंद कर लो। झीलें पढ़ने के बाद अब हमें पढ़ना है राजस्थान के सिंचाई परियोजना। सिंचाई परियोजनाओं को हम बांध परियोजना को भी इसके साथ पढ़ेंगे, है ना। और एक आप पढ़ते हो राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय नाम से ही पता चल जाता है, जिनसे कई सारे उद्देश्यों की पूर्ति होगी, उन्हें बहुउद्देशीय परियोजना बोले। तो हम इसी टॉपिक के अंतर्गत सभी को पढ़ेंगे। मैं 2 टॉपिक तो आपकी किताब में अलग से दे रखे होंगे, उनको एक साथ पढ़ाऊंगा। एक टॉपिक होगा राजस्थान की नहर परियोजना। क्या है टॉपिक? राजस्थान की नहर परियोजना। और एक होगा आपका राजस्थान की बांध परियोजना। तो हम इन दोनों को एक ही में समाहित करके, इंक्लूड करके राजस्थान की सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, तो पढ़े। टॉपिक डाल लो राजस्थान की सिंचाई परियोजना। राजस्थान की सिंचाई परियोजना। नया टॉपिक हो रहा, आज से ही स्टार्ट है ना, सिंचाई परियोजना। राजस्थान की सिंचाई परियोजना। कई शब्द ऐसे भी होते हैं जिनको हम बार बार अपने दैनिक जीवन में रेगुलर यूज करते हैं, लेकिन उनका अर्थ हम नहीं जानते। कई शब्द आप ऐसे भी जानते हो जिनको दैनिक जीवन में तो यूज करते हो, लेकिन उनका अर्थ नहीं जानते। जैसे मैं आपसे इसी में से पूछ लूं, सिंचाई किसे कहते हैं? आप दैनिक जीवन में कर रहे हो यूज, सुन रहे हो किसी ना किसी से, लेकिन मैंने आपसे पूछा सिंचाई किसको कहते हैं? हाँ, बता सकता है कोई? फसल को पानी देना। फसल को पानी तो बारिश से भी मिलता है, कृत्रिम ढंग से। किससे? कृत्रिम तरीके से फसलों को जल उपलब्ध कराना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो आप, अपनी जो गांव में रहते हो उसी लैंग्वेज में, भूमि को जल पिलाना कृत्रिम तरीके से। भूमि को जल पिलाना है तुम्हें, लेकिन कैसे? मानव निर्मित कृत्रिम तरीके से पिलाना, ठीक है। तो इस बात को लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कृत्रिम तरीके से फसलों को जल प्राप्त कराना या उपलब्ध कराना। तरीका या ढंग एक ही बात है ना, तरीके से फसलों को जल उपलब्ध कराना, को जल उपलब्ध कराना। उपलब्ध कराना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है गुरु जी। क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब सुनो क्वेश्चन, ये तो नहीं पूछा जाएगा परीक्षा में, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये तो जानकारी के लिए क्वेश्चन आते हैं। वो आते हैं सिंचाई के साधनों से। किससे आते हैं? सिंचाई के साधन बोल सकते हो या सिंचाई के स्रोत बोल सकते हो, उससे आपके लिए क्वेश्चन आते हैं। सिंचाई को इंग्लिश में इरिगेशन बोलते हैं। सिंचाई के स्रोत आप बचपन से देखते आ रहे हो, पढ़ते आ रहे हो। एक तो कुआं होता है जिसे वेल्स बोलते हैं, एक होता है नलकूप जिसे ट्यूबवेल्स बोलते हैं, एक नहर,
और एक मिलता है तालाब। तालाब वाला तो आप जानते हैं, आपके यहाँ सर्वाधिक होती है तालाबों से, है ना। और एक में अन्य आ जाते हैं, अन्य में याद रखना पड़ता है आपको झीलों और झरनों के माध्यम से सिंचाई। ठीक है, तो मैं राजस्थान के सिंचाई के साधन लिख रहा हूं, हेडिंग डाल सकते हो राजस्थान में सिंचाई के साधन। राजस्थान में सिंचाई के साधन के साधन, आवाज नहीं, राजस्थान में सिंचाई के साधन। इनको हम 5 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 5 भागों में। सबसे पहले मैंने नाम दिया कुआं। क्या नाम दिया? कुआं। कुआं तो जानते हो गुरुजी? जानते हैं कुआं है क्या इधर? एक मिलेगा क्या? नलकूप। नलकूप। एक आपको क्या मिलेगा? नहर। एक मिलेगा आपको तालाब। और एक आपको क्या मिलेगा? अन्य साधन लिख लेते हैं यहाँ। क्या? अन्य। इनको भी आप कर लोगे, लेकिन इनमें से आपसे प्रतिशत की बात होती है। किसकी बात होती है? प्रतिशत की पूछता है कि राजस्थान में कुओं के माध्यम से कितना प्रतिशत सिंचाई की जाती है, तो आप फंस जाते हो। तो आप फंस जाते हो। कुओं के माध्यम से राजस्थान में सिंचाई, क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है। या फिर आजकल एक और परीक्षा पूछने का तरीका चेंज हो गया है, 2 को प्लस करके पूछ लेता है। राजस्थान में कुएं व नलकूप से की जाती है सिंचाई, इन दोनों को प्लस प्लस करके आपसे पूछ सकता है। तो हमें इनका प्रतिशत सरल है, आप याद भी रख लोगे। कैसे रखोगे? इधर आपको बेल्स वाला रखना है 24% और ट्यूबवेल्स वाला लिखना है 42। तो इसका विपरीत कर दिया हमने। क्या कर दिया? इसका उल्टा कर दिया। तो हमें क्या मिल गया? नलकूप वाला मिल गया। मिल जाएगा। इसके बाद सबसे ज्यादा तो नलकूप से होती है, लेकिन सबसे ज्यादा सेकंड नंबर पर ज्यादा पूछा जाए तो नहरों से। कितना प्रतिशत? 30%। और आपसे पूछा जाए तालाबों के माध्यम से राजस्थान में सिंचाई, 1%। कितना प्रतिशत? 1%। और अन्य में आपको याद रखना है 3%। कितना रखना है? 3%। और अन्य को हम 2 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। एक को नाम देंगे झील और एक बोलेंगे झरने। क्या बोलेंगे? एक झील और एक झरने। यहां तक गुरुजी याद हो जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी शॉर्ट तरीका बता दूंगा इस टेबल को याद करने का, हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुओं के माध्यम से सिंचाई सर्वाधिक कहाँ की जाती है। ये तो प्रतिशत वाली बात हो गई। अब भाई बैठा लो जल्दी। ये तो प्रतिशत वाली बात हो गई। इसके बाद आपसे पूछा जाता है राजस्थान में सर्वाधिक कुओं के माध्यम से सिंचाई कहाँ की जाती है, या नलकूप के माध्यम से सिंचाई कहाँ की जाती है। तो कहाँ का आंसर देना है आपको? बोलो। कुओं के माध्यम से कहां पे की जाएगी? गंगानगर में नहर से सर्वाधिक होगी। बोलो क्या? सुनो, कुएं सर्वाधिक मिलेंगे आपको जयपुर में। कुओं के माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होगी? जयपुर में। तो मेरा पढ़ाने का ही तरीका अलग है, आपको पता है। मैं सर्वाधिक से ही काम नहीं चलाऊंगा, मैं दोनों चीज बताऊंगा, मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम का मतलब सर्वाधिक, मिनिमम का मतलब न्यूनतम। मिनिमम का मतलब क्या है? न्यूनतम है गुरुजी। तो सर्वाधिक हम कुओं से बात करें तो क्या आ जाएगा? जयपुर। कौन सा आ जाएगा? जयपुर। और सबसे कम कुएं कहां मिलेंगे आपको गुरुजी? गंगानगर में। कहां मिलेंगे? गंगानगर में। गंगानगर में सबसे कम कुएं मिलेंगे आपको। ओके, कोई दिक्कत? अगली बात मैं करूं किससे? नलकूप से। नलकूप सर्वाधिक आपको कहां मिलेंगे? बोलो।
नलकूप कहाँ मिलेंगे? नलकूप तो जानते हो, बोरवेल से कोई बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं इधर? हैंडपंप। हैंडपंप वाला नहीं है ये, समर वाला है, ट्यूबवेल। हैंडपंप से सिंचाई करोगे? हाँ, बोर बोलते होंगे ना, बोर ही हमारी साइड बोलते हैं, लेकिन इसको इंग्लिश में ट्यूबवेल बोलते हैं, हिंदी में नलकूप। इनके माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई लिखोगे आप मैक्सिमम में भरतपुर। सर्वाधिक नलकूप कहाँ मिलेंगे आपको? भरतपुर में। लिख लिया? और मिनिमम में लिखोगे आप उदयपुर। उदयपुर में नलकूप नहीं मिलेंगे क्योंकि वहां पे तो झीलें ज्यादा है, तो वहां पर झीलों के माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई होती है आपके उदयपुर में। लिख लिया? नहर के माध्यम से बचपन से जानते हो, नहरों की नगरी श्री गंगानगर, तो सर्वाधिक कहां पे होगी? लिख दो तो मैक्सिमम लगा के। सबसे कम नहर कहां मिलेंगी? चूरू में। कहां पे मिलेंगी? चूरू में। क्या? नहर नहीं, नदी नहीं है। नदी एक नहीं है, दो जिले हैं ऐसे, बीकानेर और चूरू। हाँ, तो अपनी चर्चा कहाँ चल रही थी? यहाँ आपको लिखना है क्या? भरतपुर। भरतपुर। और मिनिमम में क्या लिखना है? मिनिमम में लिखना है गुरुजी उदयपुर। क्या लिखना है? उदयपुर। आवाज हो रही है आपकी? आप आवाज करोगे मैं शांत हो जाऊंगा, मैं शांत हो जाऊंगा तो आपको नुकसान है, तो इस वजह से आप अपना नुकसान नहीं करना है। करना है मैक्सिमम। मैक्सिमम में नहर गंगानगर, गंगानगर, और मिनिमम में चूरू। तालाब लिख दो। तालाब वाला तो आपको पता होगा, तालाब वाला नहीं पता है? तालाब तो आपके यहाँ ही ज्यादा है। भीलवाड़ा। क्या लिखोगे? भीलवाड़ा। और न्यूनतम क्या आ जाएगा? वही गंगानगर, क्योंकि गंगानगर में कोई तालाब नहीं है, कम है। मिनिमम गंगानगर। लिख दिया? झील में सर्वाधिक लिख दो आप उदयपुर। क्या लिख दोगे? उदयपुर। और एकमात्र जिला है जहां पर झीलों से सिंचाई होती है। एक दो और है, वो नाम मात्र में। और झरने वाला कोई कॉन्सेप्ट बताएगा? झरने सर्वाधिक कहां मिलेंगे? बांसवाड़ा में। कहां पर है? बांसवाड़ा में। कम तो कई जिले हैं, कम के लिए कई जिले हैं जहां पर एक भी झील नहीं है। झील भी है तो वह खारी है, उनसे कोई सिंचाई नहीं करेगा। मीठी भी है कई स्थानों पर, उनमें इतना जल नहीं है कि वो सिंचाई करा सके भूमि को। तो इस वजह से न्यूनतम इन दोनों का तो काफी जिले आएंगे, तो सभी जिलों के हम नाम नहीं लिख सकते, इसलिए हम मैक्सिमम मैक्सिमम की बात करते हैं। ठीक है, छाप लिया? कोई दिक्कत नहीं आई? आ जाओ तो आगे इनको याद करते हैं। आपको याद रखना है। याद क्या करना है गुरुजी? एक तो हमें कुआं करना है, एक हमें नलकूप करना है, एक हमें नहर करना है, एक हमें क्या करना है? तालाब करना है, और एक हमें अन्य वाला करना है। सुनो तो ध्यान से। हमने नलकूप देखा। नलकूप क्यों देखा? क्योंकि सर्वाधिक राजस्थान में सिंचाई किसके द्वारा की जा रही है? नलकूप के द्वारा। किसके द्वारा? नलकूप, ट्यूबवेल्स के द्वारा की जा रही है।
हमने इसको उल्टा करके लिख दिया, हमें किसका मिल गया, कुएं का मिल गया। किसका मिल गया, कुएं का मिल गया। परीक्षा में इन दोनों का पूछा जाता है तो आप याद रखोगे 66 या 67%। कुएं व नलकूप के माध्यम से राजस्थान में सिंचाई की जाती है, कितना याद रखोगे, 66 या 67%। नहर दूसरे नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पर कितना प्रतिशत रखता है, 30%। कितना रखता है, 30%। और तालाब की बात करूं तो लगभग 1%, लगभग 1%। और अन्य की बात करूं तो 3%। 3% को भी हमने दो भागों में बांट लिया, एक को दे दिया हमने झील और एक को क्या, झरने। क्या दे दिया, झरने दे दिया। झील से सर्वाधिक सिंचाई कहां पर की जाती है, उदयपुर। उदयपुर के बाद कोष्टक में लिख सकते हो झीलों की नगरी, झीलों की नगरी कह सकते हो। झरने सर्वाधिक गुरुजी बांसवाड़ा, कहां पर, बांसवाड़ा में की जाती है। तो बांसवाड़ा को हम क्या कह सकते हैं, झरनों की नगरी। क्या कह सकते हैं, झरनों की नगरी। मैं आपसे पूछूं तालाबों की नगरी, तालाबों की नगरी किसे बोलोगे, भीलवाड़ा को क्या बोल दोगे, तालाबों की नगरी। और नहरों की या नहर नगरी तो आप जानते ही हो, गंगानगर को बोलते हैं। मैंने आपसे पूछा, क्या पूछा, जहां पर कुएं से सर्वाधिक सिंचाई होती है वह क्या है, वह गुरुजी जहां पर राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, क्या करती है, जनसंख्या निवास करती है, वह स्थान है, वह कौन सा है, जयपुर। मैंने नलकूप का कॉन्सेप्ट पूछा तो भरतपुर। क्या बोला, भरतपुर। और आपसे ऐसे पूछा जाए, कैसे पूछा जाए, कुएं व नलकूप के माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ की जाती है, तो आपका आंसर जाएगा, क्या जाएगा, जयपुर। इन दोनों को मिला के आपसे पूछ ले तो जयपुर आपको आंसर देना पड़ेगा। यह आपका जो अपने टेबल बनाई थी वह क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे ये बताओ, अपने राजस्थान में परियोजना चलाई गई, परियोजना आप जानते हो किसे बोलते हैं, किसे बोलते हैं, विकास करने के लिए। विकास का मतलब जल उपलब्ध कराने के लिए जो योजना बनाई जाती है, जैसे नहर निकाल दी कहीं से, तो इनकी आवश्यकता क्यों हुई, ये भी एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। राजस्थान में सिंचाई परियोजनाओं की जरूरत क्यों पड़ी, शुष्क क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र से हमें हानि क्या क्या हो सकती है गुरुजी, शुष्क क्षेत्र में वन नहीं मिलेंगे, वन नहीं मिलेंगे तो वर्षा कम होगी, वर्षा कम होगी तो फसलों के लिए हमें जल लाना पड़ेगा, क्या लाना पड़ेगा, जल लाना पड़ेगा, इसीलिए हम परियोजना। तो इतना लंबा कॉन्सेप्ट को छोड़कर आप डायरेक्टली बोल सकते हो वर्षा की अनियमितता, वर्षा की अनिश्चितता कह सकते हो। तो इसको लिखा दूं मैं 4-5 लाइन, क्यों लिखा रहा हूं, क्योंकि आजकल परीक्षाओं में कूट वाला पूछता है, क्या पूछता है, कूट वाला सत्य सत्य पूछ रहा है, इस वजह से हम लिखेंगे। तो लिखो, राजस्थान में सिंचाई परियोजना की आवश्यकता नंबर 1, नंबर 1 लिखो, वर्षा की अनियमितता, अनियमितता है ना, वर्षा नियमित नहीं है, क्या है, अनियमितता है। अनियमित है तो अनिश्चित भी है, कभी कभी तो बाड़मेर में बाढ़ ला देती है और कभी कभी सूखा पड़ जाता है, वहां पर पानी के लिए हम तरस जाते हैं, तो अनिश्चितता भी है। तो अगला पॉइंट लिख दो, वर्षा की अनिश्चितता। वर्षा की अनिश्चितता, वर्षा की तो कमी है ही गुरुजी, वर्षा की तो कमी है ही। मैंने आपके लिए सतही जल के बारे में बताया था एक दिन,
जब हम नदियां पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? नदियां पढ़ रहे थे। मैंने आपके लिए बताया था राजस्थान का भारत के या देश के कुल सतही जल में योगदान आपने याद किया था 1.16%, जो कि नाम मात्र है, कम है। कम है कि नहीं? 1.16% ही यहाँ पर नदियों का जल है। सतही जल एक होता है भूमिगत जल। सतही जल सतह के ऊपर बहने वाला, ऊपर का मतलब नदियों द्वारा, और नीचे वाला तो भूमिगत है, जो नीचे वह भी स्तर गिरता जा रहा है। राजस्थान में आप पहले देखते थे कहीं पर हमने 15 फीट नीचा गहरा गड्ढा खोद दिया तो पहले पानी निकल आता था, लेकिन वर्तमान में तो उसे गहराई तक जाना पड़ता है। ऐसे ही आप ट्यूबवेल्स के बारे में सोचते होंगे, पहले हमें 100-150 फीट पर ही पानी मिल जाता था, लेकिन वर्तमान में हमें 300-400 फीट तक गहरा गड्ढा खोदना पड़ता है, जब तो हमें पानी मिलता है। तो भूमिगत जल स्तर भी आपका गिर गया है और सतही जल में योगदान तो कम है ही। तो इन दोनों पॉइंट को लिख लो। भूमिगत जल स्तर का गिरना, भूमिगत जल स्तर का गिरना, गिरना, सतही जल सतही की कमी, की कमी, हाँ, ये 4-5 पॉइंट वैसे ही याद रख लेना, ठीक है, हो जाएगा। अब सुनिए ध्यान से, राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं को 3 प्रकार से बांटा गया है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। आप पढ़ते आ रहे हो, जैसे उद्योगों को बांटा गया है, ऐसे ही सिंचाई परियोजनाओं को भी। हाँ, बांध से होती है। कैसे? बांध से होगी, बांध से डायरेक्ट नहीं होगी, कोई ना कोई नहर निकाली जाएगी, पहले कैनाल निकाली जाएगी। बांध से कैसे सिंचाई करोगे आप? कोई नहर के माध्यम से ही तो सिंचाई करोगे। बांध है आपका कहीं पर, जैसे जवाई बांध, जवाई बांध से कोई लिंक नहर निकाली जाएगी, जब तो सिंचाई होगी, ठीक है। हाँ, अगली बात सुनो पहले ध्यान से। राजस्थान की सिंचाई परियोजना को, किसको? सिंचाई परियोजना को, सिंचाई परियोजना को कितने प्रकार से बांटा गया है? 3 प्रकार से। जैसे आपके उद्योगों को बांटा गया है, किसको? उद्योगों को बांटा गया है। नंबर 1 आता है इसमें लघु सिंचाई परियोजना। नंबर 1 क्या है? लघु सिंचाई परियोजना। लघु सिंचाई परियोजना। नंबर 2 पर आप याद रखोगे मध्यम सिंचाई परियोजना। मध्यम सिंचाई परियोजना। परियोजना। नंबर 3 पर क्या याद रखोगे? बृहद सिंचाई परियोजना। कितने प्रकार से बांटा गया है गुरुजी? 3 प्रकार से। कितने प्रकार है? 3। एक है कौन सा? लघु सिंचाई परियोजना, और अगला कौन सा है? मध्यम सिंचाई परियोजना, और एक कौन सा मिलेगा अंतिम? बृहद सिंचाई परियोजना। अब इनका मतलब क्या है? कई बार क्वेश्चन पूछ रहा है वो किस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आएगा, ऐसे पूछता है क्वेश्चन आपसे। जैसे कोई 1100 हेक्टेयर भूमि को जल उपलब्ध कराना है, तो वह किस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत है? तो इनके लिए हमारे लिए एक डेटा दिया गया है। जैसे लघु सिंचाई परियोजना में आपको याद रखना है 2000 से कम, 2000 हेक्टेयर से कम
2000 हेक्टेयर से कम भूमि, से कम भूमि, कम भूमि को यह जल उपलब्ध कराएगा। तो गुरुजी मध्यम वाले में कितना आ जाएगा? 2000 से 10,000 हेक्टेयर। कितना आ जाएगा? 2000 से 10,000 हेक्टेयर भूमि, हेक्टेयर भूमि। हेक्टेयर भूमि, और इसमें कितना आ जाएगा? 10,000 से अधिक। सिंचाई परियोजना, सिंचाई का मतलब भूमि को जल उपलब्ध कराना, सिंचाई करवाने का कार्य करना। वे जो 2000 हेक्टेयर से कम भूमि को उपलब्ध कराएंगे वो कैसे साधन होंगे? लघु सिंचाई परियोजना में आएंगे। जैसे मैं इसको और क्रिटिकल क्लासिफाइड करके आपके लिए बताऊंगा कि लघु में कौन कौन से आएंगे, मध्यम में कौन कौन से आएंगे राजस्थान के, बृहद में कौन कौन से आएंगे। हाँ, अभी तो एक ही लाइन लिखनी है। इसमें सुनो, सुन लीजिए, थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा हो। इसमें छोटी छोटी परियोजना आएंगी। इसमें कौन सी आएंगी? छोटी छोटी परियोजना। जैसे मैं आपके लिए बोलूं, क्या बोलूं? छोटी परियोजना बोलो एक, मैंने बोल दिया जवाई बांध। जवाई बांध से लगभग 2000 हेक्टेयर भूमि को जल उपलब्ध कराया जाता है। मैंने बोला मध्यम सिंचाई परियोजना। क्या बोला? मध्यम। मध्यम में 2000 से 10,000। इसमें मैंने बोल दिया गंगा नहर परियोजना। क्या बोल दिया? गंगा नहर परियोजना, जो आपकी 2000 से 10,000 हेक्टेयर भूमि को जल उपलब्ध कराएगी। मैंने बोला बृहद सिंचाई परियोजना, जैसे आईजीएनपी। आईजीएनपी मतलब इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो आपकी 2000 से 10,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचित करवाएगी, सिंचाई करवाएगी। तो इस आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3। कौन कौन से हो जाते हैं? लघु, मध्यम और बृहद। कर लोगे याद? हो जाएगा। एक हेडिंग डाल दो, बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना। ये पीछे फैन चलाना आपको, चला लो, उधर से चल जाएगा ना, कॉर्नर से। हाँ, लिख लिया? चले, क्या लिखना है आपको? 2000 से 10,000 और अंतिम वाले में 10,000 से अधिक। अगली हेडिंग क्या है आपकी? बहुउद्देशीय परियोजना है। हाँ, नाम से ही पता चल रहा है भाई, बहुउद्देशीय नाम से ही पता चल रहा है। बहु का अर्थ क्या है? बहु का अर्थ ज्यादा या अधिक है, ना कि वो वाली बहु। ठीक है, तो बहु का अधिक, जिनसे अधिक उद्देश्यों की क्या होगी? पूर्ति होगी। क्या होगी? पूर्ति होगी। जैसे अधिक उद्देश्य में मैं बात करूं, सिंचाई भी होगा, पेयजल भी होगा, विद्युत भी होगा, परिवहन भी होगा। इन सभी की जो जलापूर्ति का कार्य करेंगी उन्हें क्या बोलेंगे? बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है। अब परिवहन वाला जानते हो, परिवहन का कैसे होगा? बाइक तो चलाने आप नहीं जाओगे, पानी में बाइक चलाने जाओगे? नहीं जाओगे। तो नाव वगैरह, क्या? नाव वगैरह। ठीक है, लिखो तो इसमें। वह परियोजना जिससे अनेक उद्देश्यों, वह परियोजना जिससे वह परियोजना
जिससे अनेक उद्देश्यों जैसे जैसे सिंचाई, पेयजल, विद्युत, उद्योग। ये गुनगुनाने की आवाज कहां से आ रही है भाई? परिवहन, आदि को जलापूर्ति है, जलापूर्ति हो, उन्हें क्या बोलते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं गुरुजी। क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना। जैसे आप पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे गुरुजी? बहुउद्देशीय चंबल वाली पढ़ेंगे, हम माही पढ़ेंगे, है ना। चंबल पर आपको 4 डैम मिलेंगे। कितने बांध है? 4 बांध है, जिनसे सिंचाई के साथ साथ विद्युत का उत्पादन भी किया जाएगा। तो यहाँ पर एक से अधिक उद्देश्य हो गए कि नहीं? ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। चले, एक कमेंट याद रखना है आपको। क्या याद रखना है? कमेंट जो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, किसको लेकर? बहुउद्देशीय परियोजना को लेकर। कमेंट तो जानते हैं, आजकल तो आप भी कमेंट करते हो। हाँ, टिप्पणी या कोई बात कह देना, है ना। कमेंट करते हो आप तो सर सुंदर लग रहे हो, ऐसी करते हो। यूट्यूब पर करते हैं, स्टूडेंट नहीं देखते आप? मैं क्या यूट्यूब पर कमेंट करते हैं, सर आपकी शादी हो गई क्या? तुझे शादी से करना क्या? पढ़ना है तुझे, पढ़ ले। क्यों भाई ऐसे ऐसे पूछते हैं? सर आपकी क्लास रेगुलर होगी क्या? आप रोजाना पढ़ाओगे क्या? है ना। बैच कब से स्टार्ट हुआ है? ऐसी ऐसी कमेंट करते हैं। आजकल सभी कर लेते हैं, लेकिन पहले कोई अच्छा जानकारी कमेंट करता था, जो उसके बारे में जानकारी रखता था। इसके बारे में, बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में कमेंट किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। लिखो तो, पता है आपको? पता है? नहीं पता है? लिखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक आधुनिक भारत के नवीन मंदिर कहा है। नवीन मंदिर कहा है। आधुनिक भारत के नवीन मंदिर कहा है? किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कई बार परीक्षा में आया, देखना पुराने पेपर उठाकर। देख लोगे कि रील्स देखते हो? पेपर देखने, है ना। इसमें से ओनली आप मंदिर को भी याद कर लोगे जब भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि आपको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के समय ही थे,
प्राचीन समय पे तो ये नहीं थे। प्राचीन का मतलब कि गुप्त काल में हो ये, है ना, या बौद्ध धर्म के काल में हो, उस समय के तो नहीं है। तो आधुनिक वाला तो हो ही जाएगा आगे से। यार मंदिर को याद रख लेना बस। किसको? मंदिर को। आधुनिक भारत के नवीन नवीन मंदिर कहाँ है? नए मंदिर कहाँ है? कि आधुनिक भारत में यही मंदिर है, इनकी पूजा करो। क्या करो? पूजा करो। क्यों करो? क्योंकि इन्हीं के द्वारा राजस्थान में अन्न प्राप्त होगा। अन्न जानते हो, है ना? अन्न प्राप्त होगा, जब ही तो बोलते हैं किसानों की पूजा करनी चाहिए। लेकिन किसानों को तो अलग ही सोच के साथ देखा जाता है देश में। देखा जाता है कि नहीं? कोई किसान खड़ा है, उसे कोई बैठने की भी नहीं बोलेगा। और कोई आया बड़ा अधिकारी या छोटा भी अधिकारी आ जाए, 4 लोग उसके लिए कुर्सी लेकर आए, आते हैं? चलो कोई बात नहीं है। तो आप भी अधिकारी बनना चाह रहे हो, आपके लिए तो कुर्सी आ ही जाएगी। क्यों भाई? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब 2-4 बातें और हमें जाननी है। राजस्थान में जल विधि है। क्या है? जल विधियां हैं परंपरागत। जल विधि जैसे किसी स्थान पर टांका बना लेते ये, किसी पर नाड़ी, खड़ीन, टोबा बनाते ये, कुइया बेरी। तो इनके बारे में हम जो शब्दावली है इनके बारे में जान लेते हैं कि किसे क्या बोलते हैं। ठीक है, लिखो तो लिखो। राजस्थान में जल संरक्षण की विधियां। राजस्थान में जल संरक्षण की विधियां। जल संरक्षण की विधियां। राजस्थान में जल संरक्षण की विधियां। नंबर 1 लिखो, नाड़ी। नाड़ी। आप तो जानते होंगे इनके बारे में, नहीं जानते? नहीं जानते? किसे बोलते हैं? छोटा सा गड्ढा। तो उसको, हाँ बिल्कुल छोटा नहीं है, पोखर जैसा। कैसा? पोखर जैसा। तो इसमें लिख दो, पश्चिमी राजस्थान में पोखर को नाड़ी के नाम से जाना जाता है। नाड़ा बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नाड़ी या नाड़ा एक ही बात है। पश्चिमी राजस्थान में पोखरों को, किसको? पोखरों को नाड़ी कहा जाता है। हमारी साइड इनको पढ़ाना कठिन रहता है, आपकी साइड आसानी हो जाती है, क्योंकि आप पहले से ही जानते हो, क्योंकि इन्हीं टर्म्स को यूज करते हो आप, है ना? हमारी साइड तो बताना पड़ता है। पोखर तो जानते होंगे? पोखर नहीं जानते? नाड़ी जानते हैं। नाड़ी को ही पोखर कहते हैं। ठीक है? क्या? हाँ, पोखर कहते हैं, बिल्कुल। अगला लिखो, तोबा। तोबा किसे बोलते बताओ? तोबा किसे बोलते हैं? ये भी पता है आपको, लेकिन अभी आप तोबा। तोबा, ये अब देखो लिखा है, अब आ रहा है क्या समझ? यह नाड़ी के समान ही होता है। क्या होता है? नाड़ी के समान ही होता है, लेकिन नाड़ी से अधिक गहरा होता है। ठीक है? अरे आपस में बात नहीं, लिखो तो इसमें
यह नाड़ी के समान ही होता है, यह नाड़ी के समान ही होता है। समान ही होता है, लेकिन नाड़ी से अधिक गहरा होता है, नाड़ी से अधिक गहरा होता है। नाड़ी से अधिक गहरा होगा, ये कैसा होगा? अधिक गहरा होगा। नाड़ी के समान ही होता है लेकिन नाड़ी से अधिक गहरा। इसका मतलब समझे कि जो आपको नाड़ी दिख रही है वह अधिक गहरी है, तो उसे क्या बोल देंगे? टोबा बोल। क्या बोलते हैं? टोबा। अगला लिखो खड़ीन। हाँ, खड़ीन। अगला लिखो खड़ीन। खड़ीन खड़ीन खड़ीन। खड़ीन कृषि भी पूछा जाता है आपसे, है ना? खड़ीन कृषि की शुरुआत भी पूछी जाती है। और खड़ीन एक अस्थायी तालाब से होते हैं। क्या होते हैं? अस्थायी तालाब या झील के समान होते हैं, लेकिन कहाँ मिलते हैं ये? पश्चिमी राजस्थान। इन्हीं में जब जल सूख जाता है, जल कब सूखता है? सर्दियों के समय जल सूख जाता है, तो इनमें कृषि की जाती है। उसको क्या बोलते हैं? खड़ीन कृषि। क्या बोलते हैं? खड़ीन कृषि बोलते हैं, जिसकी शुरुआत राजस्थान में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा 15वीं शताब्दी में की गई थी। खड़ीन में लिख लो अस्थायी तालाब। अस्थायी तालाबों को खड़ीन कहते हैं। अस्थायी तालाबों को पश्चिमी राजस्थान में, को पश्चिमी राजस्थान में खड़ीन कहते हैं। खड़ीन कहते हैं। ये भी हो जाएगा। अगला लिखो टांका। टांका तो पढ़ा होगा। हाँ, घरों के नीचे बनाते हैं या घरों के पास। किस लिए बनाते हैं? क्योंकि वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए। लिखो टांका। हाँ, पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल को, वर्षा जल को संग्रहण करने हेतु, संग्रहण करने हेतु, संग्रहण करने हेतु एक गड्ढे से बना दिए जाते हैं। उनको क्या बोलते हैं? टांका कहते हैं। ठीक हो जाएगा। अगला लिखो कुइया वेरी। कुइया, अब वह का कॉन्सेप्ट है आपका, है समझ नहीं पाते हो, वह कौन सा लिखना है हमें? कुइया वेरी। अच्छा, या को आप या लिखने उसमें जोड़ना चाह रहे थे? कुइया वेरी बोलो, किसे बोलते हैं? कुएं का छोटा रूप होता है ये। लिखो तो इसमें, लिखो इसमें साइड होना। क्या लिखना है अब तुम्हें? क्या लिख लिया? हाँ लिखो। इसमें लिखना है आपको इनका निर्माण, इनका निर्माण तालाबों के पास किया जाता है। इनका निर्माण
तालाबों के पास किया जाता है जिससे इनमें जल रिसकर आता है। सुनो, एक तालाब बना दिया, तालाब के पास वह कुई या बेरी का निर्माण करते हैं। पश्चिमी राजस्थान की ही बातें चल रही है ना। क्यों करते हैं? क्योंकि तालाबों का जल इनमें रिसकर आ जाता है, तो वह पेयजल के लिए जल का उपयोग कर ले। डायरेक्ट तालाबों से पिएंगे तो थोड़ा अजीब लगेगा, इससे इनमें से रिसकर जाएगा। रिसकर का मतलब फिल्टर हो जाता है। हाँ, फिल्टर हो जाता है। लेकिन फिल्टर कैसे होता है? परंपरागत साधनों से, प्राकृतिक रूप से। ये नहीं है कृत्रिम आप फिल्टर लगा दें, बिस्लरी वाला लगा दिया, है ना, उनसे रिसकर जाता है। इसकी गहराई 10 से 12 मीटर होती है। गहराई कितनी होती है? 10 से 12 मीटर होती है। यह सर्वाधिक बीकानेर और जैसलमेर यह सर्वाधिक बीकानेर और जैसलमेर, हाँ, देखने को मिलते हैं आपको। ठीक है, हो जाएगा। कौन से सर? हाँ, उनके थोड़ा काम आ गया उनको। आ जाते हैं काम, पारिवारिक काम होते हैं, आप भी समझते हो। ये लिख लिया। यह संबंधित शब्दावली थी, एक विधियां थी जो परंपरागत विधियां अपने यहाँ चली आ रही है राजस्थान में। इसके बाद नोट 2 लिखनी है, 2 नोट लिखनी है आपको। देखो, नोट नंबर 1, लिखो, राजस्थान की नवीन जल नीति। राजस्थान की नवीन जल नीति लिख लिया। लिखो, डैश लगा के लिख दो, वर्ष 2010। पूछ लेता है राजस्थान की नई जल नीति किस वर्ष लागू हुई? वर्ष 2010। नोट 1 हो गया। नोट नंबर 2 लिखो। नोट नंबर 2, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति। की नवीन 2010। अगला क्या? बूंद बूंद सिंचाई पद्धति या विधि। सिंचाई पद्धति, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति जानते हैं। यह किस देश से ली गई? इजराइल से। किससे ली गई है? इजराइल से। तो इन दोनों नोट्स को आप याद रख लोगे। ये तो कब वाला नई कॉन्सेप्ट याद रखना है, आधुनिक राजस्थान में ही आती है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। लेकिन किस देश से ली गई है यह ड्रॉप पद्धति, बूंद बूंद वाली?
इजराइल से। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यह हमारी बेसिक बात है थी। कैसी बात है? अब बेसिक मैं आपके लिए वैसे मैं पढ़ा चुका हूं कृषि में, लेकिन आप उस समय नहीं थे। एक दो बातें और जान लो आप इसके साथ ही साथ। आपको जानना है राजस्थान का सर्वाधिक सिंचित जिला। राजस्थान का सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? गंगानगर है। और न्यूनतम पूछा जाए तो लेकिन न्यूनतम पूछा जाए तो राजसमंद। क्या रखोगे? राजसमंद। लिख लो तो इन दो बातों को। राजस्थान का सबसे सिंचित जिला, जहां पर भूमि नाम मात्र की रहती है, जिसमें सिंचाई नहीं होती। राजस्थान का सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? गंगानगर है गुरुजी। गंगानगर या श्री गंगानगर। अगला लिखो, राजस्थान का न्यूनतम सिंचित जिला, तो आपका आंसर क्या जाएगा? राजसमंद। राजसमंद में कम सिंचाई हो पाती है भूमि। राजसमंद हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट याद आपको हो जाएगा गुरुजी, क्या दिक्कत आएगी? मैं आपसे पूछूं राजस्थान की सर्वाधिक सिंचित फसलें। चावल और गेहूं, चावल और गन्ना, जो आपके तीनों सर्वाधिक गंगानगर। कहां पर होते हैं? गंगा। किसमें? कपास को चाहता है पानी, कपास को भी चाहता है, लेकिन कपास की सुनो बातें सुन लिया करो, कॉन्सेप्ट क्लियर किया करो। आप बोल रहे हो कपास को पानी ज्यादा चाहिए होता है। मैंने आपके लिए मिट्टी या मृदा टॉपिक भी करा रखा है, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। और राजस्थान की कृषि दोनों टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से यूट्यूब पर अवेलेबल है। उन दोनों में कपास में मैंने लिखाया था कपास की खेती काली मिट्टी में की जाती है। कौन सी मिट्टी में? काली मिट्टी में। इसीलिए हम काली मिट्टी को कपासी मृदा भी कहते हैं, रेगुर मृदा भी कहते हैं, बताया था उस समय। हाँ, तो काली मृदा में जल ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है। काली मृदा में जल ग्रहण अधिक समय तक वह जल को अपने अंदर रख सकती है, तो इसीलिए कपास को इतनी आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, क्योंकि मिट्टी उसको जल देती रहती है। चले, अब पढ़ते हम राजस्थान की नहर परियोजनाओं। नंबर 1 डालो, गंग नहर परियोजना। ये तो एप्लीकेशन में यूट्यूब पर अभी लगभग 1-2 दिन में जो अपने यहाँ टॉपिक हो गए, इनके क्वेश्चन आंसर कराया करेंगे टॉपिक वाइज। 2 दिन लगी थी, उसके बाद मेरी तबीयत खराब हो गई थी, है ना। हाँ, रीजनिंग का भी चल रहा है। रीजनिंग का आज और नहीं होगा, कल से रेगुलर होगा। कल का हमने इसी वजह से कैंसिल किया, क्योंकि आज नहीं हो पाती क्लास, फिर सोचते एक बार हो गई फिर नहीं हुई, इस वजह से कल से रेगुलर मिलेंगे, कल से रेगुलर मिलेंगे। ठीक है, लिखो नंबर 1 गंग नहर परियोजना। बातें ज्यादा करते हो आप। गंग नहर परियोजना, गंग नहर
परियोजना। गंगा नहर परियोजना के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहली बात तो आपको यह याद रखनी है, राजस्थान की प्रथम या पहली परियोजना, राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना पूछी जाए तो गंगा नहर परियोजना। ठीक है, याद रख लेंगे गुरुजी। इसके साथ भारत का भी बता दो। हाँ, भारत की पहली सिंचाई परियोजना आप याद रखोगे दामोदर परियोजना। कौन सी? दामोदर परियोजना, वर्ष 1948। और इसमें याद रखोगे वर्ष 1927, तो भारत से भी पहली है। पहले ये क्यों नहीं हुई, ये भी एक समस्या है। वह भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना, यह सिंचाई परियोजना, यह सिंचाई परियोजना, इससे ओनली सिंचाई का कार्य होता है और उससे बिजली उत्पादन भी होता है, तो वह बहुउद्देशीय परियोजना। यह कैसी है? सिंचाई परियोजना। तो सबसे पहली बात हम इसमें क्या लिखेंगे, यह राजस्थान की पहली, यह राजस्थान की पहली यह राजस्थान की पहली सिंचाई परियोजना है, सिंचाई परियोजना है, वर्ष 1927। मैं इसके निर्माण को लेकर चर्चा करूं तो एक बीकानेर के इतिहास पढ़ा होगा आपने, इतिहास में आपको मिला होगा एक नाम, महाराजा गंगा सिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया। क्या करवाया गया? निर्माण करवाया गया। ठीक है, अब निर्माण को लेकर बात रखें। इसीलिए बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को क्या बोलते हैं? राजस्थान का भागीरथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजस्थान का भागीरथ कहते हैं। तो इस परियोजना को राजस्थान की भागीरथी बोल दो। क्या बोल देंगे? यह राजस्थान की भागीरथी है। ठीक है, 4 सितंबर 1920 को महाराजा गंगा सिंह ने प्रयास किया, प्रयास के साथ साथ समझौता भी किया। समझौता आपका हुआ था, समझौता किस किस के मध्य हुआ था? बीकानेर और बावल नगर के मध्य, बीकानेर और बावल नगर पंजाब के मध्य समझौता हुआ। उसके बाद इसका शिलान्यास करते हैं। क्या करते हैं? शिलान्यास। और एक होता है उद्घाटन। शिलान्यास का मतलब नींव रखना और उद्घाटन का मतलब पूर्ण होने पर उद्घाटन करना, यही तो होता है। तो इन दोनों बातों को वर्ष 1921 में इसकी नींव या शिलान्यास करते हैं, 1927 में पूर्ण होने पर उद्घाटन होता है। उद्घाटन होता है, उस समय अपने यहाँ वायसराय हुआ करता था। वायसराय का नाम क्या था? लॉर्ड इरविन। क्या नाम था? लॉर्ड इरविन के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है। मैं आपके लिए बता दूं, अभी आप सोच रहे होंगे और सोच भी आता है बच्चों के दिमाग में कि गुरुजी वर्तमान में यह गंगानगर में ही जाती है। कहाँ जाती है? गंगानगर में ही। कहाँ पर है? गंगानगर। गंगानगर का खक्का गांव है। कौन सा गांव? खक्का गांव, जहां से प्रवेश करती है और आपके शिवपुर हेड तक, कहाँ तक? शिवपुर हेड तक यह फैली हुई है या वहां तक जाती है, जो आपका गंगानगर में ही रहता है। अब बच्चे बोलते हैं कि गुरुजी बीकानेर का तो महाराजा था, उसने प्रयास किया था, बीकानेर क्यों नहीं जल पहुंचा रहे? क्योंकि मैंने आपके लिए राजस्थान के नवीनतम जिले पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? राजस्थान के नवीनतम जिले। उनमें क्या क्या बताया था मैंने? क्या क्या बताया था बोलो? हनुमानगढ़ जिला बनाया था। किससे? हनुमानगढ़ जिले का निर्माण करवाया था हमने श्री गंगानगर से। किससे? श्री गंगानगर। पहले यह रियासत हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? रियासत। उस समय जिले नहीं थे। क्या नहीं थे? जिले नहीं थे। तो रियासत का तो गंगानगर वाला पार्ट भी बीकानेर रियासत के अंदर आता है। आता होगा कि नहीं? आता था गुरुजी। तो हम ये थोड़ी है कि आज ब्यावर के अंतर्गत विजयनगर आ रहा है तो ब्यावर में कोई विकास का कार्य होगा तो वो विजयनगर में भी होगा, और आगे समय में विजयनगर को हम दूसरे जिले में भेज दें। क्या कर दें?
दूसरे जिले में, लेकिन कार्य तो उस समय ब्यावर में ही हुआ था। ऐसा ही बीकानेर रियासत। ठीक है, चले आगे। लिखो लिखो इस परियोजना की आधारशिला, इस परियोजना की आधारशिला परियोजना की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई? बीकानेर के महाराजा। कौन थे? बीकानेर के महाराजा। क्या नाम था? गंगा सिंह। गंगा सिंह के द्वारा 5 सितंबर 1921 को 5 सितंबर 1921 को रखी गई। किसके द्वारा रखी गई? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के। कौन थे? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह थे, उनके द्वारा इसकी नींव रखी गई। क्या रखी गई? आधारशिला या नींव रखी गई। कब रखी गई? 5 सितंबर वर्ष 1921 को। इसीलिए इन्हें राजस्थान का क्या बोलते हैं? भागीरथ। क्या बोलते हैं? राजस्थान का भागीरथ। क्या बोल देते हैं? राजस्थान का भागीरथ। राजस्थान का भागीरथ। एक और आप पढ़ते होंगे, जोड़ वाले बाबा पढ़ते हैं, किसे बोलते हैं? नहीं पता है? राजेंद्र को। किसको? राजेंद्र सिंह को। जोड़ वाले बाबा, उसको लिखा देंगे चलो बाद में। लिख लिया ये? इसे राजस्थान का भागीरथ बोल रहे हैं, तो परियोजना को राजस्थान की भागीरथी क्या बोल देते हैं? परियोजना को राजस्थान की भागीरथी। राजस्थान की भागीरथी। भागीरथी। ठीक है गुरुजी, बोल देंगे। अगली बात लिखो, उद्घाटन। अगली बात लिखनी है आपको, उद्घाटन। उद्घाटन। चले? हाँ, लिखो 26 अक्टूबर 26 अक्टूबर वर्ष कौन सा था? 1927। किसके द्वारा किया गया? हाँ, वायसराय लिख दूं आगे? वायसराय लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के द्वारा। लॉर्ड इरविन के द्वारा। लॉर्ड इरविन के द्वारा ही गंगानगर को गंगानगर नाम दिया गया। पता है आपको? नहीं बताया इतिहास में? याद रख लोगे उद्घाटन। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा नहर है जो आप, ये पीछे नींद आ रही है? गंगा नहर, राजस्थान की जो आपकी गंगा नहर है, इसका निर्माण कब से कब तक हुआ? तो 1921 से 1927 के मध्य हुआ। अब ये बात तो मैं ना लिखाऊं जब भी चलेगा, क्योंकि आपको पता बनने के पश्चात ही या बाद ही उद्घाटन होता है कि नहीं? और आधारशिला आपकी 1927 में रख दी गई 5 सितंबर को, वो सॉरी 1921 को रख दी।
ठीक है, निर्माण कंप्लीट हुआ वर्ष 1927 को। तो ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले, आगे चलो। अब उद्गम लिखा दूं मैं एक शब्द। उद्गम का मतलब जहां से निकलती है उस स्थान की बातें कर रहा हूं। उद्गम लिखाता हूं। उद्गम का मतलब जैसे हम नदियों का उद्गम पढ़ते हैं तो नदियां जहां से निकलती हैं उस स्थान को उद्गम बोलते हैं। तो हम नहर में भी उद्गम कह सकते हैं जहां से ये निकलेगी। ठीक है, लिखो तो उद्गम। उद्गम कहां से होगा? पंजाब में स्थान बताइए। बाबल नगर? क्या? उद्गम आपको याद रखना है फिरोजपुर। लिखो इसको, फिरोजपुर के पास, के पास हुसैनी वाला, हुसैनी वाला। अब कोष्टक में लिख दो पीवी। पीवी का मतलब पंजाब से नदी कौन सी है? सतलज। कौन सी नदी है? सतलज नदी है गुरुजी। सुनो, पंजाब का जिला है फिरोजपुर। कौन सा? फिरोजपुर। फिरोजपुर के हुसैनी वाला से यह निकलती है। क्या होता है? निकलती है। उसके बाद राजस्थान में प्रवेश करेगी। वो मैं मैप द्वारा अभी बताऊंगा आपको बना के। इसको लिख लिया, ये यहां तक आ जाएगा समझ में। टेंशन नहीं लेना, घबराना नहीं है 0%। जब तक मैं हूं आपके सामने। लिख लिया? अगली बात लिखो, राजस्थान में प्रवेश। राजस्थान में प्रवेश। राजस्थान में प्रवेश। प्रवेश का मतलब एंट्री की बात हो रही है। किसकी हो रही है? एंट्री की बात हो रही है। एंट्री कैसे करती है ये? कैसे नहीं, कहां से करती है? कहां से करती है? खक्का गांव। गांव कौन सा है? खक्का गांव। खक्का गांव आपका कहां पर है? गुरुजी श्री गंगानगर में। कहां पर है? गंगानगर में। ओके, अंतिम बिंदु कहां पर है इसका? राजस्थान में। प्रवेश तो करा दिया आपने, अंतिम पॉइंट भी बता दो। अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु याद रखोगे आप। क्या रखोगे? शिवपुर हेड। क्या याद रखोगे? शिवपुर हेड। ये भी स्थान कहां पर है? गंगानगर में गुरुजी। कहां पर है? गंगानगर में। ओके, ये दोनों बातें आपको याद हो जाएंगी। खक्का गांव श्री गंगानगर से प्रवेश करती है। ठीक है, घग्गर नदी का किस किस को याद है राजस्थान में प्रवेश? घग्गर नदी, वो तो उद्गम होगा। मैं राजस्थान में प्रवेश पूछ रहा, पढ़ नहीं रहे। गंगानगर में स्थान कौन सा? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में टिब्बी नामक स्थान से। किससे? टिब्बी नामक स्थान से। याद किया करो, इतना समय लगाते हो। इतने अच्छे से पढ़ा है नदियों को। जब भी है पढ़ नहीं रहे हो, गेहूं कटवाने जा रहे, यही है। ये हो जाएगा यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। अगली बात लिखो, कुल लंबाई। कुल, ये समय लौट कर नहीं आएगा, पढ़ लो। कुल लंबाई, कुल लंबाई इसकी मिलेगी आपको 129 किलोमीटर। 129 कितनी है?
129 किलोमीटर है इसकी कुल लंबाई, 129 किलोमीटर, जिसमें से राजस्थान में 17 किलोमीटर, कितना, मात्र गुरुजी 17 किलोमीटर है। तो पंजाब में कितनी रह जाएगी, बोलो पंजाब में कितनी हो जाएगी गुरुजी, 112 किलोमीटर, कितनी हो जाएगी, 112 किलोमीटर। ये भी हमें याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, मुख्य नहर तो ये हो गई, इससे वितरिकाएं निकाली जाती हैं। क्या निकाली जाती हैं, वितरिकाएं। वितरिकाएं बोले तो लिंक, छोटी छोटी शाखाएं, क्या निकाली जाती हैं, छोटी छोटी शाखाएं। उन शाखाओं की बात करते हैं, लिखो तो, लिखो गंगा नहर की प्रमुख शाखाएं, गंगा नहर की प्रमुख शाखाएं। शाखाएं देखो, नंबर 1 लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण। नंबर 2 लिखो लालगढ़, नंबर 2 लालगढ़, नंबर 2 लालगढ़। नंबर 3 लिखो करणी, नंबर 3 करणी। नंबर 4 लिखो समेजा, नंबर 4 समेजा। हाँ करणी जी लगा दो, करणी जी, कौन सी है, करणी जी। यहां तक हो जाएगा, हो जाएगा गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसको हम एक मैप में समझ लेते हैं, किसमें समझ लेते हैं, मैप में समझ लेते हैं। लिख लिया, छाप लिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो आगे देखो सर, गुरुजी आप हमको सर क्यों बोल रहे हो, ये आपका क्या है, राजस्थान। क्या ये, कुछ बच्चे ऐसे, चलो अब बाद में कहूंगा। तो ये क्या है, राजस्थान, ठीक है। राजस्थान की मैंने सीमा बताई थी, यहाँ पर कौन सा राज्य लग रहा था, पंजाब, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद उसके बाद इसके बाद पाकिस्तान। यही तो थी आपकी जर्नी। हाँ चलो अच्छी बात है, पता। तो यहाँ पर एक राज्य है, क्या है, राज्य है, राज्य का नाम क्या है, पंजाब है गुरुजी। क्या नाम है, पंजाब। पंजाब से आपकी एक नदी बहती है, क्या बहती है, नदी बहती है गुरुजी। इस नदी का नाम क्या है, सतलज गुरुजी। क्या नाम है, सतलज नदी। कौन सी नदी है यह, सतलज नदी है। इसमें आपको फिरोजपुर के पास एक क्या मिलेगा, हुसैनी वाला हेड मिलेगा। क्या मिलेगा, हेड बना दिए जाते हैं जल को रोकने के लिए, हेड बना दिए जाते हैं जल को रोकने के लिए। आपने देखा होगा, नहीं देखा, जैसे आपका पुल है ये खारी नदी वाला, इसमें वो डाल दें जिससे जल को रोका जाए, ऐसे बना दे, ठीक है। तो यहाँ पर स्थान कौन सा है गुरुजी, फिरोजपुर के पास हुसैनी वाला। क्या नाम है, हुसैनी वाला है। नदी आपकी सतलज है, राज्य आपका पंजाब। यहां से आपके लिए क्या निकाली गई है गुरुजी, नहर निकाली गई है। क्या निकाली गई है, नहर निकाली गई है, नहर निकाली गई है। इस नहर का नाम क्या है, गंगा नहर। क्या नाम है, गंगा नहर है गुरुजी। यह राजस्थान में यहां से प्रवेश करती है। इस नाम का, इसका नाम क्या है,
बोलो। इसका नाम गुरुजी खक्का गांव। कौन सा गांव? खक्का गांव है। क्या है? खक्का गांव। और जिला कौन सा है? गंगानगर है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जिस स्थान से निकाली गई है उस स्थान का नाम बोलो। हुसैनी वाला। क्या नाम है? हुसैनी वाला है गुरुजी नाम, जो आपका कहां पर है? पंजाब में। कहां पर है? पंजाब में है गुरुजी। ठीक है, यहां तक कोई हमें दिक्कत नहीं है। ये आपकी हो गई क्या? गंग नहर। क्या हो गई? गंग नहर। इसमें भाई साहब आपको जो अंतिम बिंदु दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ये वाला अंतिम बिंदु है। ये क्या है? अंतिम बिंदु। अंतिम बिंदु क्या लिखा था अभी? शिवपुर हेड। क्या था? शिवपुर हेड। ये भी कहां पर है? गंगा नगर में। कहां पर है? गंगा नगर। मैंने इससे आपके लिए बताई शाखाएं। क्या बताई थी? शाखाएं। अब शाखाएं दोनों साइड निकाली जाती है, बाईं और दाईं शाखाएं दोनों साइड निकाली जाएंगी आपकी शाखाएं। तो आपको लालगढ़ को तो याद रखना है ऊपर की साइड। ऊपर बोले तो उत्तर की साइड। अब उत्तर हुआ, उत्तर हुआ तो दाया हुआ। क्या हुआ? दाया हुआ। क्यों हुआ? जहां से मैंने आपको बोला था उद्गम हो किसी चीज का, उस जगह पर आपको जिधर वह जा रही हो उधर मुंह करके खड़ा होना और अपना दाया देखना है, अपना बाया देखना है। जो आपका बाया होगा, जो आपका दाया होगा, वही उस नदी नहर झील का दाया बाया होगा। ये बात तो क्लियर है? क्लियर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब इसको थोड़ा सा यहाँ से क्या निकाली गई है? वितरका निकाली गई है। क्या निकाली गई है? वितरका निकाली गई है। इस वितरका का नाम क्या है गुरुजी? लालगढ़। क्या नाम है? लालगढ़ है इस शाखा का नाम। एक वितरका आपकी शिवपुर हेड से निकाली गई है। किससे? शिवपुर हेड से निकाली गई है। इस वितरका का नाम क्या है? इस वितरका का मैं नाम यहाँ लिख रहा हूं। नाम क्या है? लक्ष्मी नारायण। क्या नाम है? लक्ष्मी नारायण। उसके बाद एक वितरका आपकी यहाँ निकाली गई है, उसका नाम क्या है? करणी। क्या नाम है? करणी। और एक और वितरका निकाली गई है। क्या निकाली गई है? वितरका निकाली गई है, उसका नाम समेजा या सामेजा। यह मैप रहता है आपका किसमें? गंग नहर में। अब मैं इसकी कुल लंबाई को लेकर बात करूं, किसको लेकर? मैं इस कुल लंबाई की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? इस कुल लंबाई की बात करूं आपसे, तो कुल लंबाई तो आपकी कितनी है गुरुजी? कितनी है? 129, जिसमें से पंजाब में 112 और राजस्थान में, तो मैंने दोनों लिख दिया। ये पंजाब वाला पार्ट था 112 किलोमीटर, ये राजस्थान वाला 17 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं है? चलो अच्छी बात है। तो नहीं है, ठीक है। आज के लिए इतना ही स्टॉप देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि अब यहाँ से आगे अपनी छोटी छोटी परियोजनाएं एक दो और हमें पढ़नी है, उसके बाद अपनी जर्नी ले जाएंगे आईजीएनपी पर। अब हम 15 मिनट जो हमने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अब रिवाइज करने का आज तरीका अलग होगा। मैं पेजेस नहीं लाऊंगा आपके लिए, आपके लिए एक नया पेज लूंगा। आप बताओगे जो हमने यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया था उससे। बोलो चलो। हाँ, वो देख देख के तो आप बोलते थे, आज बोलो। चलो बोलो। सबसे पहले क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले हमने साधन देखे। क्या देखे? साधन देखे गुरुजी। साधन हमें कौन कौन से मिल गए गुरुजी? एक तो हमें मिला था कुआ। एक क्या मिला था? आवाज आनी चाहिए, गूंज जाए। ये बिल्डिंग है जो आपकी। एक क्या मिला था? एक क्या मिला था? क्या मिला था? तालाब। और क्या मिला था? अन्य में हमें क्या क्या पढ़ने थे? झील और झरने पढ़ने थे गुरुजी। मैंने आपके लिए बोला कुओं के माध्यम से राजस्थान में कितना प्रतिशत सिंचाई की जाती है? कितना प्रतिशत? 24 का उल्टा कर दो, नलकूप कितना मिल गया? नहर बोलो, तालाब का बोलो, हो जाएगा गुरुजी। और अन्य में दोनों का बोल दो तो
3% झीलवा झरनों के माध्यम से राजस्थान में सिंचाई पूछी जाए तो 3%। कितना प्रतिशत? 3%। मैंने आपसे पूछा, क्या पूछा? कुएं व नलकूप के दोनों के माध्यम से सिंचाई कितना आ जाएगी? 67 याद रख लोगे या 66% रख लेंगे। मैं आपसे पूछूं कुओं के माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई कहां पर की जाएगी? बोलो, आवाज कहां गई आपकी? खाना नहीं खाया? जयपुर। उसके बाद में न्यूनतम की बात करूं तो गंगानगर हो जाएगा। नलकूप से सर्वाधिक की बात करूं तो भरतपुर हो जाएगा। न्यूनतम की बात करूं तो उदयपुर हो जाएगा। नहर से सर्वाधिक क्या हो जाएगा? गंगानगर हो जाएगा। और सबसे कम कौन सा हो जाएगा? चूरू हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? चूरू हो जाएगा। मैंने तालाब से बात की, तालाब से क्या हो जाएगा? गुरुजी सर्वाधिक भीलवाड़ा, न्यूनतम गंगानगर हो जाएगा गुरुजी। झील सर्वाधिक उदयपुर में मिल जाएंगी। झरने सर्वाधिक बांसवाड़ा में मिल जाएंगे गुरुजी। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तालाबों की नगरी पूछा जाए तो, झरने की नगरी पूछा जाए तो, झीलों की नगरी पूछा जाए तो हो जाएगा। कोई दिक्कत? दोनों कभी नहीं आएगा, दोनों कभी नहीं आएगा। बाई चांस आए तो 67 कर लेना, क्योंकि इनके अंदर भी पॉइंट दे रखे हैं। 24 पॉइंट कुछ करके 69 ऐसे करके दे रखा है, इस वजह से हम 67 में पहुंचा देते हैं। ठीक है, लेकिन आएगा नहीं। आरएएस में भी नहीं पूछा गया है। ठीक है, ये यहां तक हो जाएगा। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? इसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था? बोलो, शिक्षण की आवश्यकता वाला छोड़ देते, रिवाइज की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद मैंने बताई थी विधियां। क्या बताई थी? विधियां बताई थी सिंचाई की, राजस्थान की विधियां। बोलो विधियां। एक मैंने बोला था आपके लिए नाड़ी। क्या बोला था? नाड़ी एक बोला था। टोबा एक बोला था। एक बोला था। एक बोला था कुइया बेरी। यही तो देखे थे हमने। चलो तो बोलते चलो। नाड़ी किसे बोलोगे? बोलो, कोकर को। किसको बोलेंगे? कोकर को बोल देंगे। टोबा किसे बोलोगे? कोकर से गहरा। कोकर से गहरा या नाड़ी से गहरा। खड़ीन किसे बोलोगे? अस्थायी तालाबों को। किसे? अस्थायी तालाबों को। ताका किसे बोलेंगे? वर्षा जल संग्रहण। किसको? वर्षा के जल को संग्रहण करने के लिए जो टैंक बनाए जाते हैं उनको क्या नाम दे दिया जाता है? टाका। कुइया बेरी में क्या याद रखोगे? क्या याद रखोगे? तालाबों के पास एक जो कुआ से छोटा एक बनाया जाता है जैसे कुइया बेरी, उसका जल रिसकर, तालाबों का जल रिसकर इसमें जाता है। किसमें जाता है? इसमें जाता है। इसकी गहराई 10 से 12 मीटर होती है, फुट नहीं मीटर। और 10 से 12 मीटर से अधिक होती है तो वह कुआ का रूप ले लेती। किसका? कुआ का रूप ले लेती। मैंने सिंचाई परियोजना के प्रकार बताए। प्रकार कितने बताए आपको? 3। कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार बताए गुरुजी। 3 प्रकार कौन कौन से थे गुरुजी? एक तो लघु मिला था, हमें कौन सा मिला था? लघु सिंचाई परियोजना। एक कौन सा मिला था? मध्यम मिला था। और एक कौन सा मिला था? बृहद सिंचाई परियोजना। कौन सा मिला था? बृहद। बोलो इनका डेटा। 2000 से कम भूमि लाभान्वित होगी। इसमें 2000 से 10,000 हेक्टेयर। क्या याद रखना? हेक्टेयर के मध्य भूमि लाभान्वित होगी। इसमें बोलो 10,000 से अधिक, 10,000 से अधिक होगी। इसमें हो जाएगा। इसके बाद हमने देखा था बहुउद्देशीय परियोजना। क्या देखा था? बहुउद्देशीय परियोजना, जिनसे अधिक उद्देश्यों की पूर्ति हो। पेयजल भी हो गुरुजी, सिंचाई भी हो। सिंचाई के साथ साथ गुरुजी विद्युत का उत्पादन भी हो जाए। विद्युत के उत्पादन के साथ उद्योगों को भी हम जल भेज सके और पेयजल भी कर सके। ऐसे हमारे जो आदि उद्देश्य इनकी पूर्ति होगी, उसे क्या बोलेंगे? बहुउद्देशीय परियोजना। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या बोल दिया? बहुउद्देशीय परियोजनाओं को क्या बोल दिया? आधुनिक क्या बोला?
आधुनिक भारत के नवीन या नए मंदिर, नवीन मंदिर कह दिया गुरुजी। कोई दिक्कत? क्या हुआ? तो किसे? आपको आवाज, कोई ना कोई तो कारण होगा, आपको ही आवाज लगाई जा रही है। बाकी कई दिन तुमको समझा लिया, पता नहीं कैसे समझ। पढ़ते टाइम डिस्टर्ब मत किया करो। मेरा कोई हानि नहीं है, कोई लॉस नहीं है, मेरा कोई घाटा नहीं है। घाटा कौन का है? और तुम्हारा तो है, जो डिस्टर्ब करता है उसका तो है, लेकिन बाकी का भी वो करवा देता है। तो इस पाप के भोगी आप ना बने, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था राजस्थान की पहली सिंचाई परियोजना कौन सी थी? गंग नहर। कौन सी परियोजना थी? गंग नहर परियोजना थी गुरुजी। गंग नहर परियोजना राजस्थान की फर्स्ट, राजस्थान की प्रथम या फर्स्ट, वर्ष 1927 गुरुजी। कौन सी वर्ष है? 1927। मैं बात करूं किसकी? आधारशिला को लेकर। किसको लेकर? आधारशिला। आधारशिला बोलो। आधारशिला किसके द्वारा? बीकानेर के महाराजा थे। महाराजा का नाम क्या था? गंगा सिंह था। गंगा सिंह के द्वारा कब की गई? 5 सितंबर वर्ष 1921 को। इसीलिए राजस्थान में पहली सिंचाई परियोजना की शुरुआत करने के कारण इनको क्या बोल देते हैं? राजस्थान का भागीरथ कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का भागीरथ कहते हैं। अगली बात मैं उद्घाटन को लेकर करता हूं। किसको लेकर? उद्घाटन। उद्घाटन कब हुआ इसका? गुरुजी अक्टूबर था। कौन सा? 26। वर्ष कौन सा था? किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड इरविन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया। कहां से आती है ये? उद्गम कहां से होता है? गुरुजी फिरोजपुर के पास क्या स्थान है? हुसैनी वाला है। क्या स्थान है? हुसैनी वाला है, जो आपका कहां पर है? पंजाब में। नदी आपकी कौन सी मिलती है? सतलज नदी है गुरुजी। कौन सी नदी है? सतलज नदी है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी। उद्गम तो हमने करवा दिया। उद्गम के बाद हमें क्या करना है? उद्गम के बाद हमें राजस्थान में प्रवेश कराना है। क्या कराना है? राजस्थान में प्रवेश। बोलो, राजस्थान में प्रवेश। राजस्थान में प्रवेश कहां से होगा? खक्का गांव कहां पर है? गंगानगर। कहां तक जाएगी? शिवपुर हेड। शिवपुर हेड तक जाएगी गुरुजी। इसकी मैं कुल लंबाई की बात करूं 129 किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान और पंजाब को देना है। राजस्थान को 17 किलोमीटर, पंजाब को 112 किलोमीटर हो जाएगी गुरुजी। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। इससे 4 प्रमुख शाखा निकाली गई। कितनी प्रमुख शाखाएं? 4। क्या? 4 शाखाएं निकाली गई, जिसमें से पहला नाम लक्ष्मी नारायण, दूसरा नाम लालगढ़, तीसरा नाम करणी, चौथा नाम समेजा या सामेजा। हो जाएगा, कोई दिक्कत? आज का पढ़ा था, कितने मिनट में हो गया रिवाइज? लगभग 5-7 मिनट लगा हुआ। ऐसे ही घर जाके एक बार आप पढ़ लिया करो, जिससे चीजें दिमाग में फिक्स हो जाएंगी। ठीक है। जीके का कोई सूत्र नहीं है। जीके को जितना रिवाइज करते रहोगे, बातों को चर्चा में रखते रहोगे दिमाग को, उतना ही आपके लिए लाभ है। ठीक है। आज के लिए इतना ही।